लगता है कि ये सारे मुद्दे काफी महत्वपूर्ण रहे हैं ओवरऑल यूनाइटेड जस्टिस सिस्टम के साथ काम करने के संदर्भ में। और मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी तज्ञ लोग हैं जो इन सारी भूमिकाओं को मानते हुए समाज के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर शैलेश जी है जिनको व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका मार्गदर्शन हमारे जैसे लोगों को कायम रहा है। तो कुछ मुद्दों को यहाँ पर मैं समेटने की कोशिश करूंगा कि जो मुद्दे आनंद जी ने उठाए थे और उसी मुद्दों को कुछ आधार को लेकर हमने जो अनुभव किए महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई शहर में जो भी अनुभव रहे, खास करके 2005 में हमारा पहला अनुभव रहा कि जहां हमने काफ़ी सारे चाइल्ड लेबर के मसलों को लेकर जब प्रक्रिया शुरू कर दी तो हमने लेबर डिपार्टमेंट के पास पहली बार आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि भाई हमारे राज्य में और हमारे शहर में खास करके मुंबई शहर में कितने बाल मजदूर है। ये 2005 की 30 मई 2005 की ये बात मैं कर रहा हूँ। और मई महीने की शुरुआत में हमने आरटीआई फाइल किया था लेबर डिपार्टमेंट के पास और हमने काफ़ी स्पेसिफिक यानी आरटीआई कार्यकर्ताओं की मदद से ही ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे रखे उसमें कि किस तरह के बाल मजदूर बच्चों की जानकारी हमारे लेबर डिपार्टमेंट के पास है और लेबर डिपार्टमेंट इसको लेकर किस तरह की भूमिका निभा रहा है। और जहाँ तक हम लोग तभी देख रहे थे 2005 में मुंबई शहर में गली गलियों में चाइल्ड लेबर दिखाई देते थे। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुंबई की बात करूँगा यहाँ पर। और लेबर डिपार्टमेंट से हमें आरटीआई के तहत ऑफिशियल जानकारी ये मिली कि पूरे मुंबई शहर में सिर्फ 4 बाल मजदूर हैं। जहाँ एक गली में आप घुसते हो तो 50 से 100 दिखाई देते थे, वहाँ लेबर डिपार्टमेंट ये हमें कह रहा था कि पूरे मुंबई में सिर्फ 4 बाल मजदूर है। ये कैसे हुआ, इसको जब हमने समझने की कोशिश की तो पता चला कि लेबर डिपार्टमेंट ये भूमिका रख रहा था कि भाई हमारे सामने हमारे एस्टैब्लिशमेंट में या हमारे डिपार्टमेंट के पास जो एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर है उसी की बात हम करेंगे। तो हमारा उसको लेकर कहना था कि फिर जो अनरजिस्टर है, जो अनऑर्गेनाइज है, लेकिन वहां पर बड़े पैमाने में बाल मजदूर है, उनका क्या। और तब उनके पास कोई जवाब नहीं था इस मुद्दों को लेकर। उसी दरम्यान हमने और एक आरटीआई फाइल किया कि 1986 का कानून हमारे देश में तभी था। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत जब हम बात करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में बाल मजदूरी को इस्तेमाल करने वाले मालिकों के खिलाफ कितने कितने कानूनन कार्रवाई और कितने केसेस पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं। 1986 टू 2005 20 साल का समय था। और ये 20 साल के समय में जो जानकारी हमें मिली वो वापस काफी इंटरेस्टिंग थी। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 16 केस थे। यानी आप समझ सकते हो कि बच्चों के संदर्भ में जो भी व्यवस्थाएं है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो किस तरह का काम करती थी या करने का प्रयास करती थी। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं बताना चाहूँगा कि 30 मई 2005 को हमें जो सूचना दी गई कि पूरे मुंबई में 4 ही बाल मजदूर हैं, हमने पूरी तैयारी के साथ 1 जून को, यानी 1 दिन बाद ही 1 जून को हमने पूरे भारत की सबसे बड़ी रेड, जो आज तक मानी जाती है कि पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रेड है, तो मुंबई के एक संवेदनशील इलाके में करीबन 750 पुलिस कर्मियों की मदद से 300-350 कार्यकर्ताओं की मदद से हमने वो एक काफी इंटरेस्टिंग रेड करवाई, जहां एक ही झटके में 10 मिनट में, यानी जिस उस तरह का हमने प्लानिंग किया था, हमने 468 बाल मजदूरों को रिहा किया। और उसमें से करीबन 112 जो उनके मालिक थे उनके ऊपर केस दर्ज करवाने की प्रक्रिया की। और तभी हमने फिर लेबर डिपार्टमेंट को पूछा अगली बार कि भाई ये एक रात में इतने मजदूर कहाँ से आए, क्या आपके दायरे में ये मजदूर नहीं थे। और लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी चूक कबूल कर दी कि ये हमारे ध्यान में ये नहीं आया और अभी अभी बताओ कि हम लोग साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत हुई लेबर डिपार्टमेंट के साथ काम करने की प्रक्रिया, जहाँ मुझे लगता है कि हमने
उसके बाद में सैकड़ों रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, और जिसकी वजह से हमने सारा श्रेय, सारी तैयारियां हम करते थे, सारी तैयारियां करने का प्रयास हमारा रहता था, लेकिन जब भी इसका श्रेय देने की बात आती थी, इसका क्रेडिट देने की बात आती थी, तो हम लोग ने स्ट्रेटेजिकली ये बोलना शुरू कर दिया कि ये सारा काम लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, हम उनको मदद कर रहे हैं। इसका परिणाम ये रहा कि कुछ दिनों के बाद लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट खुद ये सारा काम करने लगे और हमें बैकसीट के ऊपर आना पड़ा। मुझे लगता है कि हम कार्यकर्ताओं की ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सारा काम हम करेंगे, इस भूमिका में हमें नहीं देना चाहिए, हमें व्यवस्थाओं को काम करवाने के लिए लगाना, ये हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर मुद्दा सामने आया कि क्या इन बच्चों के लिए फिर जो मेहता जजमेंट के मुताबिक जो देना 20,000 रुपए का भुगतान देना चाहिए, तो उसके बारे में क्या तैयारी है, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। क्या इन बच्चों के संदर्भ में किस तरह की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। क्या महाराष्ट्र स्टेट का कोई चाइल्ड लेबर सेल इसके लिए काम कर रहा है, नहीं था। और ये सारे एस्टैब्लिशमेंट की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है कि जब हम लोग आरटीआई का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत करते हैं तो पॉलिसी में कुछ बदलाव आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये आज भी मेरा मानना है कि उसके लिए आपको वापस निरंतर प्रक्रिया करनी रहती है। आप थोड़ा सा ढील देते हो, थोड़ी सी छूट देते हो ये सब करने के पीछे, तो व्यवस्था है वापस अपने तरीके से ही करती है। और फिर गए साल में वापस जब एक स्टेट कमीशन करके हमने एक जन सुनवाई रखी थी अलग अलग डिवीजन में, तो तभी एक मुद्दा सामने आया कि लेबर डिपार्टमेंट के लोगों ने, मैं जानबूझकर आनंद जी ने जुनाइड जस्टिस एक्ट के संदर्भ में बात की, तो मैं ये लेबर डिपार्टमेंट का बच्चों को कैसे मुद्दा है वो सामने लाने की प्रयास कर रहा हूँ। बाद में फिर मैं मेरे और भी जो जजेस सिस्टम के मुद्दे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो काफी बार लेबर डिपार्टमेंट ये सारे प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है। हमारा सबका मुद्दा हमें चाहिए होता है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी विभाग बच्चों के संदर्भ में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनको हमको छोड़कर नहीं चलेगा, ऐसा मेरा ये सारे प्रक्रिया में मानना है। क्योंकि जिस स्मार्ट सिटी की हम सब लोग बात कर रहे हैं ना, अभी काफी बातें हो रही थी कि हमारे शहर में स्मार्ट बनाने हैं, लेकिन बच्चों के सुरक्षितता के बिना, बच्चों के पार्टिसिपेशन के बिना, जो बच्चे, क्योंकि ये जब शहर स्मार्ट बनने वाले हैं तब अभी के जो बच्चे हैं तभी उसका इस्तेमाल करने वाले बड़े लोग बनने वाले हैं। तो क्या इन बच्चों को नजरअंदाज करते हुए आप ये सारे स्मार्ट शहर बनाने वाले हैं क्या, ये हमें तय करना पड़ेगा। तो इन बच्चों को नजरअंदाज करते हुए हम हमारे शहर स्मार्ट नहीं बना सकते, तो उस भूमिका में भी हमें तैयारी करने की उतनी ही जरूरत होगी। साथ साथ में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अभी आप लोग कहेंगे कि इनका हमारे बच्चों के संदर्भ में क्या मुद्दा आता है, बिल्कुल आता है। यानी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जब अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में अपना जो डेवलपमेंट प्लान बनाता है, उस डेवलपमेंट प्लान में बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में किस तरह की व्यवस्थाएं, बच्चों की सुरक्षितता के मुद्दों को लेकर किस तरह के मुद्दे, किस तरह की रिजर्वेशंस रखता है, ये काफी सीखने वाला मुद्दा हम सबके लिए होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के लिए उस तरह की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो दिक्कत की बात आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मुद्दे हैं, जो मुझे हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने लाना मैं जरूरी समझता था। इसके अलावा जुनाइड जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो आनंद जी बता रहे थे, मुझे आनंद जी हमारे अच्छे मित्र है और काफी बार हम लोग ये सारे मुद्दों को लेकर हमेशा बात करते रहता है। मैं थोड़ा सा स्टेट लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और ब्लॉक लेवल के ऊपर जो जुनाइड जस्टिस सिस्टम के थे जो व्यवस्थाएं तैयार की गई है, उनके बारे में मुझे लगता है कि हमें कभी ना कभी पूछना चाहिए। खास करके सभी राज्यों में बाल अधिकार आयोग बनाया गया है। मैं भी बाल अधिकार आयोग का सदस्य रहा हूँ, लेकिन बाल अधिकार आयोग के संदर्भ में हमें पूछना चाहिए स्टेट को कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सपोर्ट सिस्टम, किस तरह का दायित्व रहा है बाल अधिकार आयोग का। बाल अधिकार आयोग कितने केसेस हैंडल करता है, कितने केसेस की सुनवाई करता है, उस सुनवाई में क्या, क्योंकि बाकी राज्यों में हम देखते हैं, माफ करना मुझे और राज्य के भी सदस्य यहाँ पर होंगे, लेकिन आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि काफी सारे आयोग के लोग जो इनका काम है बच्चों के संदर्भ में जितने भी कानून है उसका मॉनिटरिंग करने की भूमिका में जाना, तो हम लोग सिर्फ अलग अलग कार्यक्रम में जाके सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन करने की ही बात करते हैं।
हम हमारा दायित्व वहां पर भूल जाते हैं कि उस अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेवारियां को हम कब कब सवाल करेंगे, और ये सवाल करना हम शुरू नहीं करेंगे तो इस तरह के आयोग का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हमारे आयोग का अगर हमें महत्व तैयार करना है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आम जनता ने, आम लोगों ने सरकार को और आयोग को भी पूछना चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, हमें जानकारी दो। मैं आयोग का सदस्य होने के बावजूद भी ये बात करूंगा कि लोगों की जानकारी आनी चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है कि हमने हमारे आयोग की पूरी प्रक्रिया में हमने काफी सारी जानकारी लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए जो हम करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आयोग किस तरह से काम करते हैं समझना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ जो अलग व्यवस्थाएं बनाई गई है, यानी सभी जिलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां होती है, सभी जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं जिसके बारे में अभी आनंद जी ने बात की। तो ये सारे लोगों की जानकारी लोगों तक आज की तारीख में नहीं है। वो जानकारी किस तरह से आ सकती है इसके बारे में भी हमें सवाल करने होंगे और पूछना होगा। इस मुद्दे को भी हमें समझना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात जो है होम डिपार्टमेंट के साथ में, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, कानून में ये लिखा है, सेक्शन 106 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बोलता है, सॉरी 107 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बोलता है कि हर एक जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होना जरूरी है। अभी ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट क्या हमारे जिलों में है? क्या हमारे पुलिस स्टेशन में, जिन पुलिस स्टेशन में हम लोग रोज जाते हैं या हमारा काम करवाने के लिए जाते रहते हैं, वो सारे पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो हम सवाल नहीं करेंगे तो होम डिपार्टमेंट ये सारे मुद्दों को कभी नहीं काम करेगा। तो ये भी सारे मुद्दों को हमें कभी ना कभी पूछना होगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा और एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों की सुरक्षितता ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, ये आम लोगों का भी मुद्दा है। तो इसके लिए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां बनाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके संदर्भ में वापस सेक्शन 106 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक्ट बात करता है। तो क्या हमारे शहरों में, जहाँ शहर है वहाँ, जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर वार्ड लेवल के ऊपर, और जहाँ गाँव है वहाँ पर गाँव स्तर के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बनाने की प्रक्रिया, जिसमें लोगों का सहभाग और सरकार की भागीदारी, इस भूमिका में हमें ये देखना होगा। तो क्या इस तरह की प्रक्रिया होती है? कानून में और एक अच्छा शब्द आया है, चाइल्ड फ्रेंडली। हाँ, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में व्हाट इज मीन बाय चाइल्ड फ्रेंडली बताया गया है। और काफी सारे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को हमेशा लगता है कि सिर्फ दीवारें अच्छे पेंट करना, दीवारों के ऊपर कार्टून लगाना, कार्टून के साथ साथ 2-3 खिलौने रखना, चॉकलेट का डिब्बा रखना, यानी हम लोग चाइल्ड फ्रेंडली हो गए। भाई हम गलत सोच रहे हैं, इससे चाइल्ड फ्रेंडली कभी नहीं बनेगा। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वहां पर बैठा हुआ इंसान अगर वो ट्रेन नहीं है, वहां पर बैठा हुआ इंसान जो उसका बिहेवियर अगर चाइल्ड फ्रेंडली नहीं रहेगा, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं रहेगा, तो ये सारी प्रक्रिया का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो चाइल्ड फ्रेंडली तैयारी स्टेट किस तरह से कर रहा है, इसके बारे में भी हमें, मुझे लगता है कि कभी ना कभी सोचने की जरूरत है और इन सारे मुद्दों को लाने की जरूरत है। पॉक्सो एक्ट तो ये बोल देता है कि जो जितने भी चिल्ड्रंस कोर्ट बनाए जाएंगे ये चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो जहाँ एक्यूजर भी वहीं पर होता है और विक्टिम सर्वाइवर भी वहीं पर होता है, और उनको उनके दोनों के बीच में कोई भी यानी कोर्ट के अंदर हम लोग पर्दा या डिफ्रेंशिएट करने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन जो मोबिलिटी है, फिर कोर्ट के लिए कोर्ट पहले माले पे है, दूसरे माले पे है, तीसरे माले पे है, तो ग्राउंड से लेकर ऊपर आने के वक्त तक अलग व्यवस्था बनाई नहीं गई है। तो कोर्ट के सामने दोनों आमने सामने नहीं आते हैं, लेकिन पुलिस ये दोनों को भी स्ट्रेटेजिकली एक साथ नीचे मिलने की व्यवस्था करती है, ऊपर मिलने की व्यवस्था करती है, जहाँ विक्टिम सर्वाइवर हमेशा डरता है, यह आज तक का अनुभव रहा है। तो हम लोग जब चाइल्ड फ्रेंडली की बात करते तो हमारा एक दायरा, एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कॉर्नर हमने कुछ अच्छा बना लिया तो हम लोग हमारी पीठ थपथपाई देखिए हम लोग अच्छे बन गए, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे मोबिलिटी में, हमारे काम की प्रक्रियाओं में हमें चाइल्ड फ्रेंडलीनेस लाना उतना ही जरूरी होगा। तो इन मुद्दों को भी हमें समझना होगा, देखना होगा। और साथ साथ में एक आखिरी मुद्दा मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे कोरोना की स्थिति में काफ़ी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, और ये चाइल्ड मैरिज के साथ साथ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के भी केसेस काफ़ी सारे हो रहे हैं।
इनकी जानकारी यानी सर्वाइवर्स विक्टिम्स की जानकारी बिल्कुल आरटीआई के तहत सामने लाना मुश्किल है, नहीं आ सकती है। लेकिन क्या ये सारे बच्चों की जानकारी व्यवस्थाओं तक पहुंचती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब कमीशन करके हमने हाईकोर्ट के पास से यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के पास से हमने जानकारी मांगी, तो फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के सामने एक अलग आंकड़ा आया, पुलिस डिपार्टमेंट से एक सेम डिस्ट्रिक्ट से पुलिस डिपार्टमेंट से एक अलग आंकड़ा आया, सेम डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ये आंकड़ा अलग आया। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे केसेस होते हैं तो आंकड़े अलग अलग कैसे आते हैं? आंकड़े एक ही आने चाहिए। कोर्ट में भी सेम आंकड़ा आना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरे 6 महीने में 15 केस हुए, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के पास भी 15 का ही आंकड़ा आना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने भी 15 का ही आंकड़ा आना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता है। तो फिर ये जो क्या कहेंगे हम लोग, ये जो इस तरह का जानकारी न देने की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पर होती है, किस तरह से होती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है। क्योंकि हमारे जैसे, क्योंकि मैं सबसे पहले एक एक्टिविस्ट हूँ, सबसे पहले एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ, कमीशन के ऊपर जाके काम करना एक अलग अनुभव रहा है, काम करने की प्रक्रिया एक अलग रही है। लेकिन ये सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और अच्छा हम किस तरह से बच्चों के संदर्भ में कर सकते हैं, मुझे लगता है ये सारे प्रक्रिया में काफी सारी चीजें करने का हमने प्रयास किया है। आपके जब भी कुछ सवाल होंगे तो मैं बिल्कुल उन सवालों के साथ में जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि औरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा हमेशा मानना होता है। इसलिए मैं यहाँ मेरी वाणी को रुकाता हूँ, और जब भी आपके कुछ मुद्दे होंगे तो जरूर हम यहाँ पर रखने का प्रयास, मेरी ओर से जानकारी देने का मैं प्रयास जरूर करूंगा। मराठी में हमने काफी सारा लिटरेचर एज एन ऑर्गेनाइजेशन विधायक भारती करके बनाया है। जो भी लोग चाहते हैं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने चैट बॉक्स में डालता हूँ, आप कभी भी ये जानकारी हमसे शेयर कर सकते, ले सकते हो। और शैलेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने जो आरटीआई की मूवमेंट चलाई उसका हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को काफी सारा फायदा हुआ, और जब आप सर कमीशन पे थे तो हमें काफी आपसे भी सीखने मिला। तो धन्यवाद पर्सनली आपको भी, थैंक यू। थैंक यू संतोष शिंदे जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसका राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को कैसे कैसे इस्तेमाल नीचे से ऊपर तक करते हुए बहुत सारे गैप्स को भी उजागर किया जा सकता है, और उसी से हमारा चाइल्ड राइट्स के लिए और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग और खास करके सिस्टम की कमिटमेंट आए वो कहा। और एनेबलिंग एनवायरनमेंट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज जो हम देख रहे हैं जो भी बन रहा है, क्या वो चाइल्ड फ्रेंडली है? और हम मतलब जैसे कोई डिफरेंटली एबल लोगों के साथ काम करता है तो वो थोड़ा सा ध्यान उस तरीके से रखते हैं, या चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी और या आरटीआई एक्टिविस्ट भी, इन बच्चों के लिए जो एनवायरनमेंट बनाने की बात है उसके ऊपर मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, और जहां मुझे नहीं पता कि बच्चों के लिए कितना ध्यान उसमें दिया जाता है। आज अभी हम आगे जाएंगे। हमारे साथ अशोक कुमार झा सर जुड़े हुए हैं पहले से। मैं अशोक कुमार झा सर को कहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, होस्ट को कहूंगी उनको अनम्यूट करने की परमिशन दे दें और वो अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। मैं क्योंकि दो पहले वक्ताओं ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कानून के संदर्भ में जो गैप्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स हैं, उसको निकाला है। मैं अशोक कुमार झा जी को उनकी बात के साथ साथ एक एक्सपेक्टेशन हमारा जोड़ना चाहूंगी, वो ये है कि हम जिस तरीके से अभी जिस दौर में हैं, जहां ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है, कहीं ना कहीं कानूनों को सीमित करने की भी बात कर रहे हैं, या अधिकारों को सीमित करने का एक दौर भी चल रहा है साथ साथ में। तो हम कैसे देखें बाल अधिकारों को इन बदलते हुए या बदले हुए पूरे परिप्रेक्ष्य में, वो थोड़ा सा देखें, क्योंकि 15 से 18 वाले बच्चों के हजारडस इंडस्ट्री और नॉन हजारडस की बात करें तो काफी कुछ हजारडस है, लेकिन वो हजारडस कैटेगरी में नहीं है, तो बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, हमारे कॉटन फील्ड हो या जहां पर भी हो। और अभी भी एजुकेशन 18 साल तक तो कंपलसरी है नहीं, तो आज भी बचपन कहीं पे काम पे है और खेतों में है या ईंट भट्टों में है, और काफी सारी जगह है वो बचपन जो मुरझा रहा है। तो बच्चों के अधिकारों का जो पूरा दायरा है उसको ही सीमित होता दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि ओवरऑल अधिकारों का दायरा ही कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फील्ड से गुजर रहा है, ऐसे मुझे लगता है।
तो मैं झा साहब से वो भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अगर उसको टच कर पाए अपनी बात में। अशोक कुमार झा जी। नमस्कार आदरणीय श्री शैलेश गांधी जी, श्री राहुल